हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ न्यूक्लियर फिजिक्स से क्वालिटी अप्लाइड प्रॉब्लम्स हैं ये, और जो सभी कंपटीशंस के स्टूडेंट हैं, चाहे वो गेट नेट पार्क जस्टिफर के स्टूडेंट्स हों, चाहे एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस करने वाले, और चाहे पीसीएस आईएएस के स्टूडेंट, सभी कंपटीशंस में इस तरीक़ा के क्वेश्चंस आते हैं जो कंसेप्ट मैंने इसमें डिस्कस किए हैं। तो पहली प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ। प्रॉब्लम में है ए सिंगल चार्ज पॉजिटिव आयन इज एक्सीलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट इन मास स्पेक्ट्रोग्राफ। एक सिंगल चार्ज पॉजिटिव आयंस है जो एक्सलेट किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है उस पर 1000 वोल्ट का। इट देन पासिस थ्रू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर 1500 गॉस। 1500 गॉस का जो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर अप्लाई किया गया है जब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पास होता है। देन डिफ्लेक्शन इनटू ए सर्कुलर पाथ ऑफ 0.122 मीटर। जब ये पास होता है मैग्नेटिक फील्ड से तो इसमें डिफ्लेक्शन होता है, और जो सर्कुलर पाथ जिस पर वो मोशन करता है उसकी रेडियस दे रखी है 0.122 मीटर। अब क्वेश्चंस में तीन चीज़ें इसमें पूछी गई हैं। स्पीड ऑफ द आयन कैलकुलेट करें, मास ऑफ आयन कैलकुलेट करें और मास नंबर कैलकुलेट करें। तो बड़ी महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है, इस टाइप के क्वेश्चंस कंपटीशंस में पूछे जाते हैं। तो याद रखें कि जब मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल एंटर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर परपेंडिकुलर अप्लाई होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड उसे सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करता है, और जो सर्कुलर पाथ प्रोवाइड होता है उसके लिए जो रेडियस एक्सप्रेशन है उसे हम निकालते हैं कि नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जो लॉरेंज फोर्स है उसके इक्वल कर देते हैं, और mv²/r जो है ये नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा उसको qvb के इक्वल कर देंगे, और अगर चार्ज e के इक्वल है तो उसे q की जगह पे e ले लेंगे चार्ज को। और साथ साथ ये भी याद रखें कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो केवल डिफ्लेक्शन देता है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज पार्टिकल को एक्सलेट करता है। तो जब पोटेंशियल V अप्लाई होगा तो एक्सलेट होगा चार्ज पार्टिकल, और जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी वो जो 12mv² काइनेटिक एनर्जी होगी वो q × v के इक्वल होगी। और अगर चार्ज आयन के ऊपर सिंगल चार्ज आयन क्योंकि कहा है तो q की वैल्यू को प्लस ही लेंगे, तो यहाँ पे 12mv² को q × v करें और q की जगह पे e ले लें, तो 12mv² = ev होगा एक एक्सप्रेशंस। और ये नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r को ev के इक्वल कर दें, तो यहाँ से v की वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट कर लें इस एक्सप्रेशन से। और यहाँ पे से कैलकुलेट करने के साथ साथ जो हमारा ये एक्सप्रेशंस था 12mv² = ev, इन दोनों इक्वेशनों को अगर हम सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशंस को इस इक्वेशन के साथ में अगर डिवाइड करते हैं तो mv² से mv² फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, और v की जो वैल्यू है वो 2 × V/RB हमें यहाँ से ऑब्टेन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से जब इन दोनों को कैंसिल आउट कर लेंगे तो r का एक्सप्रेशन हमें मिलेगा, और r का एक्सप्रेशन मिलेगा 2 V/R स्मॉल v, तो v की वैल्यू यहाँ से सिंपली कैलकुलेट हो जाएगी 2 V/RB। तो इस फॉर्मूले को ऑलवेज याद रखें, जब भी एक्सप्रेशंस में हमें पोटेंशियल V दे रखा हो और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा हो तो तब हमें वेलोसिटी के लिए जो एक्सप्रेशंस है वो ये हमें यूज करना होता है, V बराबर 2 V/RB। R यहाँ पे रेडियस होगी, B मैग्नेटिक फील्ड, और V यहाँ पे जो पोटेंशियल एक्सलेटेड पोटेंशियल है वो होगा, और V यहाँ पे वेलोसिटी होगी। तो 2 × V की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रखी है 1000 वोल्ट, वो यहाँ पे पुट कर दें। कैपिटल R की वैल्यू रेडियस दे रखी है 0.122 मीटर, उसे यहाँ पे पुट कर दें। और B की वैल्यू दे रखी है 1500 गॉस। गॉस को क्योंकि गॉस सीजीएस यूनिट है तो इसे MKS में कन्वर्ट कर लें, तो 1 गॉस की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁴ टेस्ला, वो यहाँ पे पुट कर दें, और उसके बाद इसे सॉल्व कर लें तो वेलोसिटी यहाँ से मिलेगी 1.093 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन से इसे ईजिली हम कैलकुलेट कर पाएंगे। मास ऑफ द आयन कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से लें एक्सप्रेशन से, क्योंकि V हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो m की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 2e⁻V/v², जहाँ पे कैपिटल V जो है वो एक्सीलरेटेड पोटेंशियल है और स्मॉल v जो है वो वेलोसिटी है। तो उस एक्सप्रेशन को m की जो वैल्यू AMU में मिलेगी एटॉमिक मास यूनिट में, वो 2e⁻V/v² हो जाएगी। v जो यहाँ पे ये कैपिटल V जो है वो एक्सीलरेटेड पोटेंशियल को, और v स्मॉल v जो है वेलोसिटी को नोट कर रहा है। तो 2 × e की वैल्यू रखते हैं 1.602 × 10⁻19 कूलम। V जो है क्वेश्चन में दे रखा है 1000 वोल्ट, वो यहाँ पे पुट कर दें, अपॉन जो स्मॉल v हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है 1.093 × 10⁵, इसका स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। तो इसे सॉल्व कर दें, ये वैल्यू आएगी यहाँ से 2.682 × 10⁻26 kg। तो मास ऑफ आयन कैलकुलेट कर लेंगे एटॉमिक मास यूनिट में यहाँ से, तो ये सेकंड पोर्शन था इसका। फिर पूछा है मास नंबर कैसे कैलकुलेट करें। तो मास जब हमें एटॉमिक यूनिट में पता होगा तो एटॉमिक जो
मास यूनिट है उससे अगर हम इसे डिवाइड कर देते हैं तो मास नंबर हमें सिंपली कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये मास था 2.682 गुणा 10⁻⁻26, उसको यहाँ पे पुट करें और एटॉमिक मास यूनिट से डिवाइड कर दें, वो होता है 1.673 गुणा 10⁻⁻27। तो ये वैल्यू सॉल्व करने पे यहाँ पे मास नंबर मिलेगा हमें 16.03, और जो ये जिस संख्या के क्लोज होता है उसी संख्या को हम मास नंबर बोलते हैं। तो 16 यहाँ से हमें सिंपली मास नंबर कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये इस तरीक़ा से क्वेश्चन थे। इसमें 3 क्वेश्चंस में सॉल्व करा रहा था एक ही क्वेश्चंस का, जिसमें सबसे पहले हमसे स्पीड पूछी थी आयंस की, फिर मास ऑफ आयन पूछा था और एक मास नंबर ऑफ आयन पूछा था। साथ साथ ये भी याद रखें वेलोसिटी सेलेक्टर का कई बार प्रिंसिपल पूछ लेता है, तो याद रखें वेलोसिटी सेलेक्टर उसे कहते हैं जब कोई चार्ज पार्टिकल Q जिसका चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करता है तो उस पर फोर्स QE लगता है, और मैग्नेटिक फोर्स से भी पास होता है और डिफ्लेक्शन उसमें नहीं आता। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर लगता है और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल अप्लाई करते हैं चार्ज के, तो दोनों फोर्स जब बैलेंस होते हैं और उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता तो हम फोर्सों को दोनों को इक्वल कर देते हैं, बैलेंस हो जाता है नेट फोर्स। तो QE ये इलेक्ट्रिक फोर्स और ये मैग्नेटिक फोर्स QV भी होगा, V और V परपेंडिकुलर होते हैं यहाँ पे, तो V की जो वैल्यू है यहाँ से हमारी E/B होती है। तो यहाँ पे कई बार क्वेश्चंस में वेलोसिटी सेलेक्टर में क्या करता है, E दे देता है हमें, B दे देता है और वेलोसिटी कैलकुलेट करा लेता है। तो V बराबर E/B से हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस में मैं डिस्कस कर रहा था। चौथा क्वेश्चन में वेलोसिटी सेलेक्टर का एक प्रिंसिपल समझा रहा था। थर्ड क्वेश्चन कहूँगा मैं इसे, हालांकि क्रम में 2 लिखा हुआ है। ए प्रोटॉन इज इन एफ स्टेट स्मॉल एल बराबर 3। हम सब जानते हैं एस स्टेट, पी स्टेट, डी स्टेट, एफ स्टेट के लिए स्मॉल एल की वैल्यू 0, 1, 2, 3 होती है। तो एफ स्टेट में है प्रोटॉन तो स्मॉल एल की वैल्यू 3 होगी। एल जो स्मॉल एल होगा वो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है। टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर हमें कैलकुलेट करना है और एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो हम सब जानते हैं कि एल और एस जो हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम जुड़ के टोटल एंगुलर मोमेंटम जे बनाते हैं। तो जे की वैल्यू जो होती है हमारी वो वेक्टर क्वांटिटी की फॉर्म में जे बराबर एल प्लस एस हम लिखते हैं। और स्मॉल जे जो हमारा क्वांटम नंबर होता है, क्योंकि सिंगल प्रोटॉन है, प्रोटॉन की स्पिन हम सब जानते हैं, स्मॉल एस की जो वैल्यू होती है एक सिंगल प्रोटॉन के लिए वो हाफ होती है। तो जे जो होगा वो यहाँ पे एल माइनस एस से एल प्लस एस तक हम वैल्यू लेंगे। तो एल माइनस हाफ से एल प्लस हाफ तक वैल्यू जाएगी जे की। और यहाँ पे एल की स्मॉल एल की वैल्यू को 3 रखें तो 3 माइनस हाफ ये 5/2 होगा, और यहाँ पे 3 प्लस हाफ ये 7/2 होगा। तो ये हमारा टोटल क्वांटम नंबर जे हमें कैलकुलेट हो जाएगा। और एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो यहाँ पे हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम जे की वैल्यू √JJ + 1 h कट होगी। h कट यहाँ पे h/2π होगा, h यहाँ पे जो प्लांक कांस्टेंट कहलाएगा। स्मॉल जे की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे 5/2 और 7/2, ये हमारा इनर क्वांटम नंबर भी कहते हैं इसे जे को, और साथ साथ इसे टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चंस मैंने इसमें सॉल्व कराए। कई बार एफ स्टेट की जगह पे डी स्टेट दे देता है, तो डी स्टेट के लिए कहे तो स्मॉल एल को 2 ले लें, पी स्टेट के लिए तो कहता है तो स्मॉल एल को 1 ले लें। और याद रखें कि जे की वैल्यू कभी भी यहाँ पे मॉड हमने इसलिए लिया है कि जे कभी भी हमारा नेगेटिव में नहीं जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, ये भी ध्यान रखें। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और न्यूक्लियन नंबर के बीच में यहाँ पे कर्व खींचा गया है। इधर ए है और इधर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। कर्व जो है उसमें 7, 8, 8.5 ये हमारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इधर दे रखा है। और ये 7, 8 जब 0 से 40 तक जाते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7 रहती है। 40 से 80 तक जाते हैं तो जो बाइंडिंग एनर्जी है वो इस ऑर्डर की रहती है 8 की। और उसके बाद में 80 से 160 तक बाइंडिंग एनर्जी का ये ऑर्डर रहता है। 160 से 20 तक ये बाइंडिंग एनर्जी और 20 से 40 तक ये जो है बाइंडिंग एनर्जी का ऑर्डर ये है पर न्यूक्लियन। ये सब पर न्यूक्लियन में दे रखी हैं, तो ये याद रखें कि जो बाइंडिंग एनर्जी हम ले रहे हैं वो पर न्यूक्लियन में है। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए की वैल्यू 236 है और ये डिसइंटीग्रेट होता है सिमेट्रिकल जो है। उसके बाद पूछा एनर्जी रिलीज इसमें कैलकुलेट करनी है। तो याद रखें कि 240 है, जो ए की वैल्यू 236 है। तो 236 का अगर हमारा अगर इक्वल पार्ट में टूटता है तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लें, ये हो जाएगा यहाँ से 118। तो 118 का जो वो बाइंडिंग एनर्जी का ऑर्डर है पर न्यूक्लियन का, वो यहाँ पे आएगा कहीं इस पे। तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी जो है वो 8.5 MeV पर न्यूक्लियन के ऑर्डर की यहाँ पे होगी। बाइंडिंग एनर्जी का जो ऑर्डर है पर न्यूक्लियन वो इतना होगा। और जो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी 236 की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो 7 MeV पर न्यूक्लियन के ऑर्डर की होगी। तो ये हमारा बाइंडिंग एनर्जी डिफरेंस हम यहाँ से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस यहाँ से हमें पता चल रहा है, वो आ रहा है हमारा 1.5 MeV पर न्यूक्लियन।
एक बार फिर से समझें इसे। यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखा है 7, 8, 8.5 इस तरीका से। इधर न्यूक्लियनों की संख्या दे रखी है। कहा गया है कि अगर कोई A बराबर 236 रखता है, टोटल न्यूक्लियनों की संख्या 236 है और वो इक्वल पार्ट्स में टूट जाता है सिमेट्रिकल फ्रेगमेंट्स में, तो पूछा एनर्जी रिलीज हमें बताना है। तो ये न्यूक्लियर जो फिशन है उसका केस रहता है। न्यूक्लियर फिशन में जो होता है जिनकी बाइंडिंग एनर्जी लो होती है वो हाई बाइंडिंग एनर्जी के न्यूक्लियस में टूटते हैं और जो एनर्जी डिफरेंस है वो एनर्जी की फॉर्म में रिलीज होता है। तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी डिफरेंस में देख रहे हैं हम यहाँ कि यहाँ जो बाइंडिंग एनर्जी है 200 से 240 तक, 200 से 240 तक, ये 7 MeV पर न्यूक्लियन है। जब ये इक्वल पार्ट्स में टूट रहा है तो बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे 8.5 MeV पर न्यूक्लियन के ऑर्डर की है। तो बाइंडिंग एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो 1.5, इन दोनों के अंतर को ले लें, 1.5 MeV पर न्यूक्लियन होगा। अब देखें कि कुल कितने न्यूक्लियनों का डिसइंटीग्रेशन हुआ है, तो वो 236 है। तो ये हमारा, इसको 236 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारी जो है ए की वैल्यू होगी जो हमने यहाँ पे लिखी है। तो ये हमारा 236 इंटू 1.5 ये एनर्जी इसके अंदर रिलीज होगी। तो क्वेश्चंस में पूछा गया है कि जो बाइंडिंग एनर्जी है वो टोटल जो इसके अंदर बाइंडिंग एनर्जी डिफरेंस के बाद एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी का जो डिफरेंस है वही एनर्जी में रिलीज होता है। तो एक मैंने लेक्चर्स में बताया था बाइंडिंग एनर्जी लेक्चर में कि जब हाई जब जिनका एटॉमिक मास नंबर ज़्यादा होता है वो मीडियम में टूटते हैं, तो वहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस है वो एनर्जी की फॉर्म में रिलीज हो जाता है। तो ये इस तरीक़ा से इसे हमें करना था। तो 236 गुणा 1.5 का जो आंसर है यहाँ पर अल्टरनेट में 240 ये कम बैठेगा, इससे 300 भी कम बैठेगा और ये 360 से भी ज़्यादा जाएगा। तो इसका नन आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट आंसर इसका हम निकाल सकते हैं 236 गुणा 1.5। इसको सॉल्व कर लें तो 236 और ये आ जाएगा और 0.5 की वजह से यहाँ से हमारा 118 ये आएगा। तो एग्जैक्ट आंसर इसका जो बनेगा इस डाटा के हिसाब से 14 ये आ गया और 5 और ये 354 MeV हमारा इसमें आंसर बन के आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं कई बार कंपटीशंस की दुनिया में। तो एक क्वेश्चंस मैं यहाँ से सॉल्व करा रहा था। फोर्थ क्वेश्चन मैंने पैकिंग फ्रैक्शन से लिया है। ड्यूट्रॉन का पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, तो कैसे हम उसे कैलकुलेट करें कि बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो 2.25 MeV के आसपास होती है इन द केस ऑफ 1s2। उस बाइंडिंग एनर्जी के करस्पॉन्डिंग हम सबसे पहले जो कैलकुलेट करेंगे वो मास नंबर कैलकुलेट कर लेंगे। तो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है m-a/a। तो बाइंडिंग एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो है, जैसे हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे, इसमें हमने मास जो हमने कैलकुलेट किया था AMU में और मास नंबर हमने कैलकुलेट किया था जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया है, उसी तरीक़ा से हमें मास नंबर कैलकुलेट करते हैं। तो मास नंबर की वैल्यू जो आती है वो 2.014103 होती है और मास नंबर के अलावा जो हमारा उसका एटॉमिक नंबर है वो होता है 2। तो A एटॉमिक नंबर है और A जो है M जो है मास नंबर है। तो मास m-a/a करके हम सॉल्व कर लें। 2.014103 ये मास नंबर होगा, इसका मास जो इसका एग्जैक्ट निकल के आएगा और A 2 होगा, इसके अप्रॉक्स में हम इसे लेते हैं, अपॉन 2 होगा। तो ये पैकिंग फ्रैक्शन इसका होगा 0.00705। तो ये फॉर्मूला याद रखें, जैसे क्वेश्चंस कंपटीशंस में पूछ लेगा पैकिंग फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है, तो m-a/a होता है। A यहाँ पे एटॉमिक नंबर कहलाता है और ये M जो मास नंबर कहलाता है। जिनका M बराबर A होता है उनका पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो 0 होता है। तो ये भी ध्यान रखें। साथ साथ ये भी याद रखें कि पैकिंग फ्रैक्शंस की जो वैल्यू है वो जो यूनिट होती है वो यूनिटलेस होगी, क्योंकि ऊपर और नीचे जो है यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो पैकिंग फ्रैक्शन डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज़ थी। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहा था। मीन मोमेंटम, फिफ्थ क्वेश्चन में मीन मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस मैंने बताना चाहा है कि मीन मोमेंटम हम न्यूक्लियस का कैसे कैलकुलेट करें। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हम सब जानते हैं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि जो अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट होता है पोजीशन और मोमेंटम का वो h के ऑर्डर का होता है, प्लांक कांस्टेंट का। तो डेल x और डेल p, ये डेल x अनसर्टेनिटी इन पोजीशन होगी और डेल p अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम होगी, ये h के ऑर्डर का होगा। तो डेल p को h/डेल x लिख दें। अनसर्टेनिटी जो होगी न्यूक्लियस के अंदर वो 2r के इक्वल होगी, डायमीटर के इक्वल। तो यहाँ पे डेल x की जगह पे 2r ले लें। r यहाँ पे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है और r का एक्सप्रेशन होता है r = r0 a⁻⁴। तो यहाँ पे r बराबर r0 a⁻⁴ ले लें। तो डेल p यहाँ पे हम देख रहे हैं a⁻⁴ ऊपर जाएगा, a⁻⁻⁴
1/3 होगा। तो कंपटीशंस में पूछा गया है कि जो मीन मोमेंटम है, और ये भी याद रखें कि पी जो मोमेंटम और डेल पी की अनसर्टेनिटी का ऑर्डर है वो एक ही फैक्टर पर निर्भर करेगा, तो ये हमारा ए की पावर -1/3 इसका आंसर हो जाएगा। ये प्रोपोर्शनल पूछा गया था, इस तरीक़ा से इसे सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने बताने की कोशिश की है कि एक एक्सप्रेशन हमारा होता है रेडियस का और ए के बीच में रिलेशंस। ए जो होता है वो हम सब जानते हैं, एटॉमिक नंबर को हम बोलते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या। तो r बराबर r0 ए की पावर 1/3, ये एक्सप्रेशंस हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। r0 की वैल्यू 1.2 फर्मी होती है। कई बार क्या होता है, ए हमें देता है क्वेश्चंस में, r पूछ लेता है, तो इस फॉर्मूले से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। दो न्यूक्लियसों के लिए A1 और A2 हमें बता देता है जो एटॉमिक नंबर हैं, और उनकी रेडियस रेशो पूछ लेता है। तो r1/r2 की जो वैल्यू होती है वो A1/A2 की पावर 1/3 पर निर्भर करती है। r1 r2 जो है वो रेडियस हैं न्यूक्लियस की A1 और A2 के करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे 3 पैरामीटर देता है, चौथा पैरामीटर पूछ लेता है, या हमसे A1 और A2 देगा, r1 और r2 की वैल्यू हमसे r1/r2 की रेशो पूछ लेता है। तो ये इसको भी महत्वपूर्ण में रखें। तो काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा था। मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर से आपके कंसेप्टों को और आपके जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ को मजबूत करेंगी, आपके कंसेप्टों को इनरिच करेंगी, और फिजिक्स कम्युनिटी निश्चित तौर से इस वीडियो से भी लाभान्वित होगी। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।